नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं देवभूमि आईएएस अकेडमी में। दोस्तों, अंतिम लेक्चर में हमने बात की थी भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कुल भारत यानी भारतीय संविधान की बात करें तो वहां पर कुल 12 अनुसूचियों के बारे में हमने पढ़ा था। और जिसमें से हमने बताया था कि 8 अनुसूचियां जो थी अपनी मूल संविधान में थी और उसके बाद 4 अनुसूचियां हमारे संविधान में अलग से जोड़ी गई थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने वो लेक्चर देखा होगा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, आखिर प्रस्तावना होती क्या है। ठीक है, आज हम सबसे पहले भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के साथ साथ इसमें हम देखेंगे आखिर किस कौन कौन से लक्ष्यों की बात की गई है। ठीक है, आखिर कौन कौन से इसमें जो एक एक शब्द है उनका क्या मतलब होता है, वो सारे शब्द यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकायदा इसमें जो भी शब्द होंगे वो सब एक एक शब्द की डेफिनेशन अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्रस्तावना की बात करते हैं। आखिर प्रस्तावना होती क्या है। तो प्रस्तावना की बात करें दोस्तों, यदि किसी भी देश का संविधान जब बनाया जाता है तो उसमें जो प्रस्तावना होती है उसका कार्य क्या होता है, वो उस संविधान का एक मूल रूप यानी जो मूल रूप होता है वो हमें बताता है कि आखिर ये संविधान कहना क्या चाहता है, या फिर उसके अंदर में इन डेप्थ में कौन कौन सी बातें या फिर कौन कौन से उद्देश्य उसके अंदर छिपे होंगे। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे, आप कोई सी भी बुक वगैरह पढ़ते हो या फिर कोई भी आप नोवेल या कोई भी चीज पढ़ते हो तो वहां पर आप देखते हो वहां पे इंट्रोडक्शन उसका लिखा रहता है, उसकी प्रस्तावना लिखी रहती है। तो प्रस्तावना क्या बताता है, प्रस्तावना मतलब ये बताता है कि आप जिस बुक को पढ़ने जा रहे हैं आखिर वो बुक किससे आपके कौन से सब्जेक्ट से संबंधित होगी, उसके अंदर कौन कौन सी बातें बोली गई होंगी। तो वही चीज होती है दोस्तों किसी भी संविधान की प्रस्तावना में, यानी उस देश का जो संविधान होगा उसका मूल लक्ष्य क्या होगा। ठीक है, आखिर वो अपने देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली को जो है व्यवस्थित करना चाहता है, ये सारे उसके टारगेट कहां पर होते हैं, उसकी प्रस्तावना में होते हैं। यदि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें दोस्तों तो आपको पता होगा कि हमारा भारतीय संविधान जब बन रहा था तो संविधान सभा द्वारा एक उद्देश्य का जो प्रस्ताव है वो पेश किया गया था। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और उसमें ये कब पेश किया गया था, तो ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जैसा कि बताया था। और उसके बाद इस पर गहन जो अध्ययन करने के बाद दोस्तों, विचार परामर्श करने के बाद आगे चल के 22 जनवरी 1947 को जो हमारी प्रस्ताव जो हमारा उद्देश्य का थी उसको क्या है, संविधान सभा द्वारा मंजूर किया गया था। अब कालांतर में दोस्तों वही उद्देश्य का है। अब जो उद्देश्य का क्या होती है दोस्तों, तो उस टाइम हमने बताया था कि उद्देश्य का क्या थी। तो उद्देश्य का यदि हम मान के चलो भारतीय संविधान का निर्माण कर रहे हैं तो आखिर हम कौन कौन से लक्ष्यों को लेकर, कौन कौन से उद्देश्यों को लेकर हम भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे, वो क्या कहलाती है, उसकी उद्देश्य का कहलाती है। मतलब सबसे पहले हमने अपने माइंड में एक माइंडसेट बना लिया कि हमको इन लक्ष्यों को या फिर इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। और उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमने अपने संविधान में विभिन्न प्रकार के जो शब्दावली है या फिर जो इनके अपने जितने कॉन्सेप्ट वगैरह हो गए उन सब चीजों को हमने यूज किया है। ठीक है, तो आगे चल के हम देखेंगे दोस्तों कि वही उद्देश्य का यानी जो उद्देश्य का जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी वही उद्देश्य का आगे चल के किसका रूप ले लेगी, प्रस्तावना का रूप ले लेगी। यानी अब वही जो उद्देश्य का वो हमारी संविधान की प्रस्तावना कहलाएगी। तो ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, आखिर मतलब उसकी उद्देश्य का थी वो क्या थी उस समय। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में है पहले एक बार उसको अपन पढ़ के देख लेते हैं, फिर पढ़ने के बाद इसमें क्या होता है, संविधान की प्रस्तावना को हम समझेंगे। और समझेंगे कैसे, तो हम इसको प्रमुख 4 भागों में बांट के देखेंगे। वो देखते हैं आकर कौन कौन सी होगा। तो सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं, प्रस्तावना क्या होती है। तो प्रस्तावना में क्या है दोस्तों, यहाँ पे तो हम भारत के लोग यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसा देश, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवाद, ठीक है, कौन सा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, न्याय की कौन सी बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी स्वतंत्रता होगी किसकी होगी, विचार की होगी, अभिव्यक्ति की होगी, विश्वास की होगी, धर्म की होगी और उपासना की होगी। ठीक है, फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, यानी किसकी समता प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। यानी यहाँ पे बंधुता की बात की गई है, लेकिन बंधुता कैसी होनी चाहिए, तो बंधुता होनी चाहिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में, ठीक है, आज तारीख 26 नवंबर 1949 यानी
कौन सी तारीख होगी, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। तो वही 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2006। ये बात करें तो दोस्तों हमारा वैदिक धर्म होता है, वैदिक धर्म के अनुसार दोस्तों क्या होता है, ये आपका पंचांग, पंचांग आपके नाम सुना होगा, पंचांग होता है, उसके अनुसार ये तिथि होती है। कौन सी तिथि होगी, तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2006। ठीक है, खूब एतद द्वारा इस संविधान को, किसको, इस संविधान यानी जो संविधान आज हम पेश कर रहे हैं, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब उसको, उसका अंगीकार करते हैं, ठीक है। अधिनियमित मतलब उसको अधिनियमित करते हैं, अधिनियमित मतलब उसका अधिनियमन किया जाना, लागू करना। और आत्मार्पित करना मतलब अपने आप को हम इस संविधान के हवाले करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, यानी अपनी पूरी अंतर आत्मा से हम इस संविधान को अपनाते हैं। तो ये हमारे दोस्तों क्या थी, पूरे संविधान की क्या है, प्रस्तावना में है। अब इस प्रस्तावना को समझने की बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहले ध्यान रखना, इस प्रस्तावना को पहली बात तो आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है, एक एक वर्ड आपको इसके रटे होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप याद कैसे करोगे, तो याद करने के लिए कुछ हम चीजें बताते हैं कि आप प्रस्तावना को क्या करो, शब्दों में तोड़ो। कैसे तोड़ो, शब्दों में तोड़ के देखो। तो शब्दों में आप प्रस्तावना को कैसे तोड़ सकोगे, तो हम यहाँ पे बेसिकली हम 4 चीजें देखेंगे, ठीक है। यदि हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये हमारी प्रस्तावना हुई, तो प्रस्तावना में बेसिकली 4 चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे संविधान का स्रोत क्या होगा, ठीक है, क्या स्रोत क्या होगा। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है, स्रोत हो गया। स्रोत के बाद हम दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखेंगे कि हमारे संविधान का स्वरूप क्या होगा, यानी हमने जो संविधान बनाया है, संविधान का स्वरूप कहां से डिसाइड होगा या फिर कहां से निर्णय होगा, तो वो होगा हमारी प्रस्तावना से। जैसा हमारी प्रस्तावना में बोला गया है, वैसा हम अपने संविधान का स्वरूप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्वरूप हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे इसके प्रमुख उद्देश्य, या फिर बात करेंगे इसके प्रमुख लक्ष्य क्या होंगे, ठीक है, उद्देश्य या लक्ष्य क्या होंगे, तो इसके लक्ष्य की बात करेंगे। और चौथे नंबर पे दोस्तों हम बात करेंगे इसका अधिनियमन, क्या अधिनियमन, यानी इसका अधिनियमन कब किया गया। तो हम इन 4 पॉइंट्स के अंतर्गत अपनी संविधान की जो प्रस्तावना में है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्या होगा, स्रोत। स्रोत मतलब क्या होता है, स्रोत मतलब होता है कि हमने जो संविधान का निर्माण किया है, आखिर उसका स्रोत क्या होगा। स्रोत मतलब इसका पावर क्या होगा, हमारी संविधान सभा के पीछे ऐसी कौन सी शक्ति कार्य करेगी जो हमारे संविधान को रेगुलेट करेगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, स्रोत के रूप में बोला गया है हम भारत के लोग। दोस्तों आपको पहली लाइन से क्लियर हो रहा होगा, क्या, हम भारत के लोग, यानी ये क्या होता है, ये हमारे संविधान का क्या हो गया, स्रोत हो गया। तो स्रोत की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, भारत के लोग, भारत के लोग, ठीक है। मतलब जो सत्ता है या फिर जो सत्ता के केंद्र में दोस्तों बात करेंगे, यानी सत्ता के केंद्र में अंतिम रूप से कौन बैठा होगा, तो अंतिम रूप से हम भारत के लोग ही बैठे हुए, मतलब हम भारत के लोगों के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया है और हम भारत के लोगों के द्वारा ही इस संविधान को क्या किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा या फिर चलाया जाएगा। तो जैसा कि हम देखते हैं कि वर्तमान में हम देखते हैं प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, ये सारे लोग कौन होते हैं, तो ये हम लोगों में से ही चुनकर आते हैं, हम भारत के लोगों में से ही कोई एक व्यक्ति होता है। तो ठीक है, तो अंतिम रूप से हम बात करेंगे हमारे संविधान का स्रोत क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हम भारत के लोग। इसके बाद हम स्वरूप की बात करेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो संविधान है उसका स्वरूप कैसा होगा, तो स्वरूप की बात करेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखना सबसे पहली जो इंपोर्टेंट फैक्ट होगा वो होगा क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में दोस्तों हम आपसे पहले बात कर चुके हैं, या फिर एक बार फिर बात करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है ये एक ऐसी शक्ति होती है, यानी किसी भी देश के पास एक ऐसी शक्ति होती है जो कि अपने संपूर्ण आंतरिक और बाह्य निर्णय बिना किसी के दबाव के स्वयं ले सके, ठीक है। तो समझ गए होंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमने आपको जब संविधान पढ़ा था तो वहां पे इसका डिस्कस किया था अच्छे तरीके से। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या हो गया कि भारत देश हो गया। अब भारत देश को मान के चलो कोई डिसीजन लेना है अपने आंतरिक संबंधों से या फिर कोई बाह्य संबंधों से लेकर, ठीक है। अब उसके लिए क्या होगा कि भारत जो है वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो अपना खुद निर्णय ले सकेगा, अपने बाह्य और आंतरिक निर्णय, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसा हमने एग्जांपल भी दिया था आपको लास्ट टाइम कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, कोई भी देश हो गया, अब इनके पास वो आश्रित नहीं रहेगा।
यदि बात करें दोस्तों 1947 के पहले की या फिर हमारा संविधान लागू होने से पहले की, ठीक है, 47 छोड़ो, आप संविधान लागू होने से पहले आप देख सकते हैं, क्योंकि 47 से पहले यदि बात करें 47 के बाद भी तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने पढ़ा है जब भारत देश हमारा आजाद होता है तो उस समय ब्रिटेन द्वारा भारत को 2 डोमिनियन स्टेट में बांटा जाता है, और डोमिनियन का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि उसकी खुद की संप्रभुता नहीं होगी अभी हाल फिलहाल के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि संपूर्ण, यदि किसी कोई देश आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि भले उसके अंदर सरकार हो, लेकिन वो सरकार कैसी होगी, वो अपने आप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या फिर प्रभुत्व संपन्न नहीं होगी, यानी वो अपने खुद निर्णय नहीं ले सकती। आप सरकार डिसाइड कर लोगे, लेकिन अभी भी आप किसी एक बड़ी बॉडी या फिर किसी एक्सटर्नल बॉडी के अंदर आप वर्क कर रहे होगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, अपने जितने भी निर्णय होते हैं, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, बिना किसी दबाव के लेना, ठीक है। दूसरी चीज होती है दोस्तों, दूसरा जो प्रमुख लक्ष्य, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये क्या हो गया आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। दूसरा आपका जो स्वरूप दिखता है वो क्या दिखता है, समाजवाद, फिर दिखता है पंथ निरपेक्ष, इसी प्रकार लोकतंत्रात्मक और गणरात्मक, यानी 5 प्रकार के स्वरूप हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा हो गया कौन सा, समाजवाद, तीसरा कौन सा हो गया, पंथ निरपेक्ष, चौथा कौन सा हो गया अपना, तो लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्रात्मक, और 5वां कौन सा हो गया आपका, गणराज्य। अब इन 4 शब्दों को और समझते हैं। इनमें से ये 2 शब्द जो है दोस्तों, ये 2 शब्द याद रखना, ये जो 2 शब्द हमारे कौन सा, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं थे। इनको आगे चल के इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2 शब्द हमारे यहाँ पे जोड़े गए थे, एक था समाजवाद और दूसरा था पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो यदि आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो आगे चल के एक शब्द और आएगा, अभी यहाँ तक हमारे 2 शब्द हैं, कौन कौन सा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, आगे चल के हम अखंडता भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल 3 शब्द जोड़े जाएंगे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं समाजवाद क्या होता है। तो समाजवाद क्या होता है, देखो दोस्तों, आपने बात करें अर्थव्यवस्था में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था होती है वो बेसिकली एक पूंजीवाद होती है, समाजवाद होती है। तो समाजवाद क्या होता है कि समाज, पूंजीवाद में क्या होता है कि जो भी आपके उत्पादन के केंद्र होते हैं, ठीक है, उत्पादन के केंद्र होते हैं, उसके बीच में कौन होता है, तो कोई ना कोई पूंजीपति होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर उत्पादन के जो साधन होंगे उस पर किसी सरकार का अधिकार नहीं होगा, वहां पे अधिकार किसका होगा, पूंजीपति का होगा। और समाजवाद सरकार से हमारा आशय ऐसी सरकार से होता है जहां संपूर्ण जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं, क्या होते हैं, उत्पादन के साधन, ये किसके अंदर में रहेंगे, तो ये रहेंगे आपके सरकार के अंदर में। और सरकार इनका उपयोग कैसे करेगी, तो इनका सरकार उपयोग करेगी लोक कल्याण के लिए, ठीक है। क्योंकि सरकार अल्टीमेटली कौन होती है, तो सरकार अल्टीमेटली हम लोगों के बीच में से तो चल के जा रही है, ठीक है। तो सरकार जो कार्य करेगी वो किसके लिए करेगी, लोक कल्याण के लिए करेगी। यही आपका एक तरीके से समाजवाद की डेफिनेशन को आप शॉर्ट तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो समाजवाद में क्या होता है दोस्तों कि समाजवाद में जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं वहां पर किसी एक विशेष व्यक्ति या फिर किसी एक विशेष कंपनी का अधिकार न होकर किसका अधिकार होता है, वहां पर सरकार का अधिकार होता है। और सरकार क्या करती है कि लोक कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल करती है। या फिर इसको और शॉर्ट में समझे तो जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उस पर क्या होता है, जनता का अधिकार होता है। और जनता उस पर अधिकार कैसे करती है, ऐसा नहीं है कि उस पर सारे लूट मारेंगे, नहीं, जनता उस पर अपना शासन या फिर अधिकार करती है कैसे, अपनी सरकार के माध्यम से। यानी जनता क्या करती है, सरकार बनाती है। ये सरकार क्या होगी, आखिर जनता के द्वारा ही तो बनेगी, ठीक है। तो सरकार से क्या बनेगी, इस जनता से क्या बनेगी, सरकार। और सरकार के अंडर में क्या होंगे, ये सारे उत्पादन के साधन, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा कि समाजवाद क्या होता है। तो समाजवाद कब जोड़ा गया था, ये हमारा 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उस समय हमारा संविधान जो समाजवाद शब्द है उसको जोड़ा गया था, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन बेसिकली एक चीज और कब किया गया था, तो ये आपका 1976 में किया गया था। 1976 में आपके 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, ये शब्द आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं पंथ निरपेक्ष।
तो पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारा जो राज्य होगा यानी भारत राज्य होगा उसका कोई एक निश्चित पंथ नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है पंथ और धर्म को लेके लोग आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे संविधान में जो मूल रूप से यूज किया गया है वो किया गया है पंथ शब्द। यदि बात की जाए तो वैसे तो हमारा जो पूरी प्रस्तावना है वो किस में लिखी हुई है? इंग्लिश में लिखी हुई है। और इंग्लिश में एक इसके लिए वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं सेक्युलर। क्या बोलते हैं? सेक्युलर। आपने सुना होगा इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? तो सेक्युलर का मतलब होता है आपका, देखो यदि बात करें यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा धर्मनिरपेक्ष। क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष। लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है दोस्तों ये इसके पीछे जो भावना निहित है, किसके पीछे? धर्म निरपेक्ष के पीछे भावना निहित है, वो कहीं ना कहीं हमारे वैदिक धर्म से सूट मिलाप नहीं खाती है। और इसके लिए बेस्ट जो शब्द रहेगा वो रहेगा पंथ निरपेक्ष। क्योंकि धर्म क्या होता है, यदि धर्म की हम बात करें तो हालांकि काफी लंबा टॉपिक है, ये आपका इतिहास का एक टॉपिक हो जाता है। धर्म क्या होता है? धर्म से कभी कोई भी व्यक्ति विमुख नहीं हो सकता है। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप हिंदू धर्म के हो या फिर आप मुस्लिम धर्म के हो। धर्म का मतलब होता है आपके कर्तव्य, आपके क्या कर्तव्य हैं, ठीक है, आप कौन कौन कर्तव्यों पे चलते हो, ठीक है, आपके नियम क्या है, कायदे क्या है, वो सब आपके धर्म के अनुसार आते हैं। और पंथ क्या होता है? पंथ का मतलब होता है आप, जैसे हम रेगुलर भाषा में कोई एक धर्म बोलते हैं, जैसे पंथ का मतलब होता है कि एक कम्युनिटी, जैसे मान के चलो हमने बोल दिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये क्या होता है? आपके पंथ होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे संविधान में क्या बोला गया है। संविधान में आप लोग कई बार गलती, मतलब आप लोग क्या मैक्सिमम जगह जो पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है कि धर्मनिरपेक्ष। लेकिन हमारा ध्यान रखना जो मूल भावना है, यदि उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को यूज करेंगे तो ज्यादा सही नहीं रहेगा। इसलिए ज्यादा सही क्या रहेगा कि हम यहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए आपने जब भी कहीं आप जो सही बुक होती है, आप कहीं भी बुक में पढ़े या फिर कहीं भी आप जो संविधान होता है उसको पढ़े, तो वहां आपको पंथ निरपेक्ष शब्द देखने को मिलेगा। तो कहीं भी आप मतलब आगे से ध्यान रखिएगा, जब भी आप शब्दों का यूज करें तो आप धर्मनिरपेक्ष शब्द यूज करने से बचें और पंथ निरपेक्ष को आप वहां पे इस्तेमाल करें। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष क्या होता है कि भारत का यानी भारत जो राज्य है उसका कोई एक निश्चित पंथ नहीं होगा, उसका कोई एक निश्चित पंथ नहीं होगा और वो ना ही किसी एक निश्चित पंथ को क्या करेगी? प्रोत्साहन देगी। भारत की नजर में जितने भी पंथ हैं, चाहे वो हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, सभी क्या होंगे? समान होंगे और वो समाज सभी धर्मों की, पंथों की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगी? कार्य करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पंथ निरपेक्ष समझ में आ गया। निरपेक्ष मतलब क्या होता है? शून्य। निरपेक्ष का मतलब किसी भी इसके साथ में क्या करेगी? कार्य नहीं करेगी। ठीक है, तो भारत का क्या है? एक कोई निश्चित निरपेक्ष पंथ नहीं होगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं दोस्तों, तो ये आपको मिलेगा लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? ये आपको हम शुरुआती जो लेक्चर थे वहां पे हम समझा चुके हैं। लोकतंत्र क्या होता है? जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। लोकतंत्र के लिए अब्राहम लिंकन जो थे उनका एक सबसे अच्छा कथन है, वो आपको याद होगा कि लोकतंत्र का आशय होता है जनता के द्वारा और जनता के लिए। मतलब एक ऐसा शासन जो जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, जनता के लिए होता है, ठीक है, और जनता के लिए और जनता के द्वारा। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है? लोकतंत्र। ठीक है, और लोकतंत्र में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे हमने देखा था कि जो सरकार होती है वो किसको द्वारा चयनित की जाती है? अंतिम रूप से जनता के द्वारा। और यहाँ पे मैंने दो प्रकार पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा पढ़ा था हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत ने कौन से लोकतंत्र को अपनाया है? भारत ने अपनाया है प्रत्यक्ष लोकतंत्र को। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया। इसके पीछे कारण क्या थे? तो कारण ये थे कि भारत की एक तो क्या है? विशाल जनसंख्या थी। इतनी बड़ी जनसंख्या में दोस्तों प्रत्यक्ष जो इलेक्शन होता है या फिर जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसको अपनाना मुश्किल था। इसी वजह से हमारे यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम अपनाया गया और बात करें तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, आगे दोस्तों शब्द है गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? ये भी हम आपको शब्द समझ चुके हैं, आपको बता देते हैं। गणराज्य क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है कि आपके जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, कौन? आपके राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो कोई एक वंशानुगत ना होकर वो कहां से चुना जाएगा? वो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाएगा। तो वो आपका क्या कहलाता है? गणतंत्र। तो गणतंत्र में क्या होता है कि आपका भारत देश हो गया और भारत देश का एक क्या होगा? प्रमुख होगा, यहाँ पे जिसको अपन बोलते हैं राज प्रमुख। राज प्रमुख में बात करें तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि राजा शब्द से आशय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्रमुख होगा और वो प्रमुख कौन होगा? यहाँ पर राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भी कैसा होगा? तो राष्ट्रपति यहाँ का कैसा होगा कि हमारे तुम्हारे बीच में से ही चुन के कौन बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा। कोई राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा। सीधा सीधा सा मतलब गणराज्य का यही होता है। ठीक है, तो गणराज्य मतलब क्या होगा कि हमारे भारत का एक प्रमुख होगा जिसको हम राष्ट्रपति बोलेंगे और उसका पद वंशानुगत न होकर
कैसे होगा, वो लोगों के द्वारा मतदान किया जाएगा या फिर चुना जाएगा। लेकिन कैसे चुना जाएगा, तो अप्रत्यक्ष प्रणाली, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारे द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये आपको चारों, ये पांचों शब्द समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारा क्या था, स्वरूप था, यानी भारतीय जो प्रस्तावना है या भारतीय जो संविधान है उसका स्वरूप क्या हुआ। तो स्वरूप में 5 शब्द कौन कौन से, समाज, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक प्रस्तावना समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अब, ठीक है, तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं दोस्तों लक्ष्य के बारे में। किसके बारे में, लक्ष्य, यानी अब हमारा जो संविधान है आखिर इसका लक्ष्य क्या होगा, हमने अपने संविधान को क्यों बनाया है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें अपने संविधान को बनाना पड़ा। तो हम आखिर इसको बनाने के पीछे लक्ष्य देखेंगे कि हमारे संविधान को बनाने के पीछे कौन कौन से लक्ष्य थे। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करें, हम यहाँ पे 4 प्रकार के लक्ष्य दिखाई देते हैं। कितने प्रकार के, 4 लक्ष्य हमें दिखाई देंगे। ठीक है, वो लक्ष्य कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों, एक आपको ये शब्द दिखता है न्याय, दूसरा दिखता है स्वतंत्रता, तीसरा दिखता है समता और चौथा दिखता है बंधुता। यानी ये हमारे संविधान के 4 लक्ष्य हैं। कौन कौन से हो गए, सबसे पहला हो गया न्याय, दूसरा कौन सा हो गया आपका स्वतंत्रता, तीसरा कौन सा हो गया आपका क्षमता और चौथा कौन सा हो गया आपका बंधुता। किसकी बात करें, पर न्याय की बात करें तो हमारे संविधान में क्या होता है, हुआ था दोस्तों, इससे पहले जब हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ करता था या फिर ब्रिटेन का जो है गुलाम या फिर उपनिवेश हुआ करता था, तो हमारे देश में क्या था दोस्तों, भारतीयों के साथ न्याय नहीं होता था। ठीक है, आप लोगों ने कई सारी कहानियां पढ़ी हुई है, फिर आपने इतिहास में कई सारी चीजें ऐसी पढ़ी होंगी कि भारतीयों के साथ क्या होता था, अन्याय काफी ज्यादा होता था, वहां पे न्याय की स्थापना नहीं होती थी। तो हमारे संविधान का सबसे पहला उद्देश्य रखा गया था, वो यही रखा गया था कि हमारा संविधान किसकी स्थापना करेगा, तो न्याय की स्थापना करेगा। और न्याय भी कैसा होगा, तो न्याय की बात करें तो यहाँ पे न्याय के अपन को 3 प्रकार देखने को मिलते हैं, 3 प्रकार के न्याय की यहाँ पे बात की गई है। कौन कौन से न्याय, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय कौन से होंगे, पहला होगा सामाजिक, दूसरा होगा आर्थिक और चौथा होगा राजनीतिक। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें न्याय, तो न्याय कैसी बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की यहाँ पे बात की गई है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, सामाजिक न्याय मतलब ऐसा न्याय जो व्यक्ति को समाज में रहने के योग्य बनाता है। आप सीधे सीधे शब्दों से क्यों देख सकते हैं कि एक ऐसा न्याय, कैसा न्याय, ऐसा न्याय जो व्यक्ति को समाज में रहने के योग्य बनाता है। और समाज में रहने के योग्य के लिए क्या है कि हमारे संविधान में जब अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि लोगों से सामाजिक न्याय के लिए यहाँ पे क्या है, जो हमारे डीपीएसपी है, यहाँ पे ध्यान रखना 2 चीजें हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो स्थापना के जो बात की गई है वो कहाँ पे की गई है, हमारे डीपीएसपी में की गई है, यानी जो हमारे आगे चलकर हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व वहां पे की जाएगी। और राजनीतिक न्याय की बात कहाँ पे की जाएगी, तो वो की जाएगी हमारे मूल अधिकारों में। ठीक है, जो मूल अधिकार है वहां पे राजनीतिक न्याय की बात की जाएगी। ठीक है, तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कई सारी चीजें अपन को देखने मिलती हैं, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन हो गया। ठीक है, व्यक्तियों को और कौन कौन से समाज में रहने के लिए न्याय मिलना चाहिए, जैसे हम देखेंगे कि जो वृद्धजन होते हैं या फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं। ठीक है, इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा होगा कि जैसा हम देखते हैं कि हमारे समाज में क्या होता है कि ऊंच नीच की जो भावना से ग्रसित रहा है हमारा देश पहले, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कई सारे जो लोग हैं वो उच्च स्तर पर है, कई लोग जो निम्न स्तर पर है। तो वहां पर क्या होता है दोस्तों कि जब न्याय, सामाजिक न्याय की बात होती है तो जो निम्न स्तर पर लोग हैं दोस्तों, उनको क्या है ऊपर उठाने के लिए हमारे संविधान में जो बात करें तो किसकी, आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो जब हम अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर किस प्रकार सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, उसी प्रकार आर्थिक न्याय की बात करेंगे। आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है कि अर्थ के आधार पर लोगों को क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अर्थ का आधार मतलब क्या होता है, धन। ठीक है, यानी जितने भी संपत्ति होती है, संपत्ति होगा या फिर उत्पादन के साधन होगा या फिर आप आर्थिक जो न्याय होता है उसको आप जोड़ सकते हैं किससे, समाजवाद शब्द से। ठीक है, तो धर्म या क्या बोलते हैं, अर्थ के आधार पे या फिर उत्पादन के साधन के आधार पे लोगों के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, मतलब समाजवाद। ठीक है, समाजवाद से आप इसको रिलेट करके कहीं ना कहीं देख सकते हैं, आगे चल के और भी हम पढ़ेंगे। राजनीतिक न्याय, तो राजनीतिक न्याय की स्थापना कौन करता है, यहाँ पे मूल अधिकार करते हैं। तो मूल अधिकार में हम देखते हैं कि लोगों के साथ क्या है, राजनीतिक न्याय का सीधा मतलब होता है कि व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों में खुले आमतौर प्रवेश देना। ऐसा नहीं है कि कौन व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करेगा कौन नहीं करेगा। तो ठीक है, तो वो सभी न्याय की बात कहाँ की गई है, हमारे मूल अधिकारों में की गई है, और भी इनको हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे।
दूसरी चीज है दोस्तों वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की किसकी बात की गई, तो आप बात करेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता कैसी होगी, विचार की, मतलब अपने विचार को प्रकट कर सकता है। और विचार को प्रकट करना मतलब क्या है, और क्या होता है आपकी अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं लोगों को उसके सामने व्यक्त करना, तो वो क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। आप किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में कहीं भी आप विश्वास रख सकते हैं, तो आपका विश्वास हो गया। धर्म, ठीक है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, धर्म। और उपासना, उपासना मतलब होता है कि आप किसी भी धर्म के प्रति अपनी जो प्रतिष्ठा है या फिर अपनी श्रद्धा है, आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो स्वतंत्रता की बात करेंगे, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5। कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। इसका आगे चलेंगे तो देखते हैं बंधु समता। समता मतलब क्या होता है, समता मतलब होता है समानता। और समानता किस चीज में है, तो समानता प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है। तो समानता भी किसकी होगी, तो समानता में बात करेंगे प्रतिष्ठा, अवसर। यानी व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए समान अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति समाज में अधिक प्रतिष्ठित होगा, कोई निम्न प्रतिष्ठित नहीं। यदि आपके पास काबिलियत है तो आपको बराबर समान अधिकार दिए जाएंगे, या फिर बराबर समान क्या दिया जाएगा, आपको मौके दिए जाएंगे। तो समता का मतलब क्या हो गया, समता के आधार पर, समानता के आधार पर होगी तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता आपको दी जाएगी। इसी प्रकार बात करते हैं बंधुता की। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गया, ठीक है। समता किस चीज की हो गई, प्रतिष्ठा और अवसर की। इसी प्रकार आगे चल के बात करेंगे बंधुता। बंधुता मतलब किस चीज की हो जाएगी, तो बंधुता हो जाएगी यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। बंधुता की बात करेंगे तो बंधुता किसकी हो जाएगी आपकी, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। यानी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, एक बंधुता होनी चाहिए। बंधुता मतलब होता है भाईचारा, मतलब आपस में हम लोग क्या करेंगे, मिलकर रहेंगे। चाहे वो किसी भी धर्म का हो सकते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, हम सभी के बीच में क्या होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए। बंधुता कैसी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखे। ऐसी बंधुता जो व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखे और साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं है कि आप धर्म के आधार पर पता चला आप राष्ट्र की एकता को आपने तोड़ दिया, भंग कर दिया, या फिर अखंडता को आपने तोड़ दिया, वो भी भंग कर दी, नहीं। तो बंधुता कैसी होनी चाहिए, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, बंधुता कैसी होनी चाहिए आपकी, एकता और अखंडता, ठीक है। तो अखंडता आप शब्द यहाँ पे ध्यान रखना, कौन सा, अखंडता। अखंडता शब्द जो है दोस्तों, ये भी आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा ये अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो 1976 में आपके 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई, बंधुता तक हो गया। अब इसके बाद ये हमारे इसके क्या थे, लक्ष्य थे सारे। अब लास्ट जो पॉइंट आता है दोस्तों, वो होता है अधिनियमन। यानी हमारे संविधान, जो हमारी जो संविधान है उसको अधिनियमित कब किया जाएगा, तो इसको अधिनियमित पहली बार तो किसके द्वारा किया गया, तो कहाँ पर किया गया, संविधान सभा में। मतलब हमारी जो संविधान सभा बनाई गई थी वहां पर इसको अधिनियमित किया गया। और कब किया गया, तो वो किया गया 26 नवंबर 1949 को। जैसा कि मैंने बताया था, इस दिन हमारा संविधान तैयार हुआ था, ठीक है। तिथि की बात करें, तिथि कौन सी होगी, हिंदू धर्म या फिर वैदिक धर्म के अनुसार, तो वो होगी आपकी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। ये आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। क्या होगा, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006, ठीक है। को एतद द्वारा इस संविधान को, किसको, इस संविधान को, यानी इस जो संविधान की हम बात कर रहे हैं, इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिनियमन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी उसको हमने 4 भागों में बांट के देखा और आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार इसको और आप पूरे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे क्या होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, ठीक है,
आज दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा अधिनियमित, इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित कर दिया। ठीक है, ये आपकी क्या थी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी। यहाँ से आपका एक एक शब्द, कई बार क्या होता है ऑब्जेक्टिव में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा शब्द आपके भारतीय संविधान में नहीं था, या आपके सॉरी प्रस्तावना में नहीं था, तो वहां से आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है, और कई बार आपको मतलब कौन ये भी पूछा था कि कौन से शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत आपको 3 ही शब्द याद रखने हैं, कौन कौन से, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना को दोस्तों ध्यान रखना, जो संविधान है या फिर भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा किसको बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है प्रस्तावना को। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि यदि पूछे कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसको बोला जाता है, तो वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो मूलाधिकार पढ़ेंगे, तो वहां पे हम देखते हैं कि अनुच्छेद 32 कौन सा होगा, अनुच्छेद 32 जो है उसको भारतीय संविधान की आत्मा बोला गया है, क्योंकि वहां से क्या है, रिट जारी की जाती है। तो वो अलग चीज है। यदि आपसे पूछे केवल भारतीय संविधान की आत्मा कौन होगी, तो प्रस्तावना होगी। ठीक है, और इसी प्रकार यदि आपसे पूछे कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा कौन सी होगी, तो अनुच्छेद 32 होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और भारतीय प्रस्तावना जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब इसका जो अगला लेक्चर होगा दोस्तों, वहां पर हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के बारे में, और पहले लेक्चर में बात करेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब कल का जो लेक्चर होगा उसमें क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर इन अनुच्छेदों में क्या बोला गया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।